Hast, Wasser, ja. कैसी भी गुड आफ्टरनून डियर लर्नर्स। वेलकम है आप सभी का फिल फॉर्म पे। तो सभी लोग मेरे साथ जल्दी जल्दी कनेक्ट होते जाइए और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में बहुत जोरों शोरों से लगे होंगे। तो आपकी तैयारी को बेटर करने के लिए मैं ऋतु फिल फॉर्म पर लेकर आई हूँ आपके लिए सीडीपी की क्लासेस। तो सभी लोग जल्दी जल्दी मेरे साथ ज्वाइन होते जाइए और एक बार ज्वाइन होते जाइए तो अपना नाम भी कंफर्म करते जाइएगा। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है। तो आई होप आप सब लोग आएंगे मेरे क्लास में और आज का टॉपिक हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग जल्दी जल्दी मेरे साथ ज्वाइन होते जाइए क्योंकि आज का भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिवर्तन इस संसार का नियम है, तो हमारे फिल फॉर्म ने भी कुछ चेंजेस किए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपकी जो एजुकेशन हो वो और बेटर हो सके और आपको नए नए इंफॉर्मेशन से जोड़ा जा सके। तो हमने अपना फर्स्ट पेज भी चेंज किया है ताकि नए चेंज के साथ आप में जो भी नई लर्निंग है वो उतनी अच्छे से इम्प्रूव हो सके। तो आप सबको फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम है फिल फॉर्म पे और मेरा नाम रितु है और मैं आपकी सीडीपी की क्लासेस ले रही हूँ। तो हमारी जो सी टेट की बैच है और एच टेट के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जो बच्चे भी इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं वो जल्दी जल्दी फिल फॉर्म पे जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे ऑनलाइन आपको फ्री क्लासेस दी जा रही हैं सारे सब्जेक्ट की तैयारी के लिए और इसका फायदा लीजिए और सर का लाभ उठाइए। तो जल्दी जल्दी सभी लोग मेरे साथ ज्वाइन होते जाइए। और ये हमारी पूरी टीम है जो आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है और आपकी एच टेट और सी टेट की तैयारी के लिए लगी हुई है। जो 9 AM पे वर्षा मैम आपकी क्लास ले रही हैं सोशल स्टडी की और सर ले रहे हैं आपकी मैथ की क्लास, चंद्रशेखर सर हैं 10 बजे। सुखवंती मैडम आपका 1 बजे इंग्लिश की क्लास ले रही हैं और 3 PM मैं रितु आपकी सीडीपी क्लासेस ले रही हूँ और सोनाली मैम आपकी ईवीएस क्लासेस शाम को 6 बजे लेती हैं और आरती मैम आपकी हिंदी की, यानी आपके फुल कोर्स की यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। तो सभी लोग जितनी जल्दी हो सके मेरे से ज्वाइन होते जाइए एंड इस क्या बोल सकते हैं इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाइए। आपकी जो तैयारी हो वो और अच्छे हो सके क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स आपके करा दिए हैं और भी बहुत सारे बचे हुए हैं। तो आप इसमें बिल्कुल ही लेट ना होइए और जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ज्वाइन करिए। और हमारी जो सी टेट के लिए तैयारी हुई है 2020-22 और 23 की जो तैयारी हो रही है पेपर फर्स्ट की और पेपर सेकंड की, ये बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं और आपकी तैयारी के लिए बेस्ट ऑप्शन है जहाँ पे हर टीचर आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स से अलग अलग मैटर लेकर आ रहे हैं, आपके एग्जाम की पूरी तैयारी करवा रहे हैं। तो इस अवसर का पूरा पूरा फायदा लीजिए और इन क्लासेस को अटेंड करिए। तो आगे हम चलते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो बात कर लेते हैं हम कि हमने कल क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन। मूल्यांकन में ही हमारा आता है असेसमेंट, यानी ये दोनों एक साथ चलते हैं और हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। तो आज हम पिछले टॉपिक को लेते हुए आगे के टॉपिक में बढ़ेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट हो ये पूरा असेसमेंट एंड इवोल्यूशन का कंप्लीट हो। आपको कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए और कोई डाउट हम छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है, इसकी शिक्षा में उपयोगिता क्या है, महत्व क्या है, इन सब चीजों को हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज जो हमारा चैप्टर शुरू करेंगे हम एवोल्यूशन यानी मूल्यांकन को लेते हुए असेसमेंट की बात करेंगे क्योंकि असेसमेंट हमारे मूल्यांकन का ही एक भाग है।
और ये हमारे जो एजुकेशन है, हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसमें ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम जानेंगे। और हम शिक्षक बनने जा रहे हैं, और आप शिक्षक हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप भी शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो जरूरी है कि आप असेसमेंट और इवोल्यूशन को समझिए, यानी कि आकलन और मूल्यांकन। गुड आफ्टरनून सोनाली मैम। तो बात करते हैं हम आगे की असेसमेंट और इवोल्यूशन क्या है। जैसा कि आप इस पिक्चर से ही आपको बहुत चीजें आपके जो माइंड में चल रही होंगी कि दोनों क्या है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप असेसमेंट देख रहे हैं यानी कि आकलन, इन इंक्रीज द क्वालिटी, यानी कि हम जो ओके थैंक यू, मेरी वॉइस अच्छी आ रही है तो थैंक यू सो मच। क्योंकि जब भी हम टीचिंग कराते हैं तो हमारी वॉइस ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वो आपके कानों तक पहुंचती है और हमारा जो पॉइंट होता है वो आपके कान तक, आपके दिमाग तक पहुंचे, इसीलिए हमारा वॉइस जो हो वो अच्छा होना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं असेसमेंट क्या, कि इंक्रीज क्वालिटी। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक आदमी पौधे को पानी दे रहा है, उसी तरह एक शिक्षक क्या होता है, वो अपने विद्यार्थी को कैसे इंक्रीज करता है उसकी क्वालिटीज में। यानी कि जब भी हम शिक्षा देना शुरू करते हैं तो हम उसमें हर एक चीज डालते हैं जिससे उसका ग्रोथ हो, उसका डेवलपमेंट हो, जैसे इस पौधे का हो रहा है। जब भी हम कोई पौधा लगाते हैं तो हम उसको लगा के छोड़ नहीं देते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, कुछ चीजें इम्प्रूव करते हैं, फिर वो हमको रिजल्ट रूप में क्या मिलता है, एक परफेक्ट फूल उसमें से जब निकलता है तब हमें खुशी होती है कि हमने जो अपने पौधे के लिए किया वो आज सक्सेस हो गया। यही चीजें हम एजुकेशन में करते हैं जब हम एक बच्चे को शिक्षित करने के लिए जाते हैं। जिस प्रकार से हम इस पौधे में खाद देते हैं, पानी देते हैं, समय समय पे उसका ध्यान रखते हैं, उसको क्या क्या जरूरतें हैं वो पूरी करते हैं, तब जाके एक पौधा एक पेड़ के रूप में परिवर्तित होता है या फिर उसमें पुष्प लगते हैं। तो हमने क्या किया असेसमेंट में कि जो भी पौधा था उसकी क्वालिटीज को हमने इंक्रीज किया, यानी उसकी विशेषताओं को, गुणों को आगे बढ़ाया। और इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन क्या है, कि वो पौधा हमें सही सलामत में फल देने वाला, फूल देने वाले रूप में हमारे सामने आ गया, यानी कि हमारा प्रोडक्ट निकल कर चला आया, यानी कि वो जज हो गया। तो असेसमेंट क्या है, कि इंक्रीज है करता है हमारी क्वालिटी को, विशेषताओं को, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आकलन करते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं ताकि वो अपने उद्देश्य तक पहुंच सके। और मूल्यांकन क्या है, कि एक हमारा उस इंक्रीज के बाद, उस प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमारा होता है मूल्यांकन। यानी कि पौधे को जब फूल, मिट्टी, पानी सब दे के जब उसको इंक्रीज किया गया तो वो एक अच्छे से पौधे, फूल वाले पौधे के रूप में डेवलप हो गया, तो वो हो गया हमारा उसकी क्वालिटी का पूरा प्रोडक्ट निकल आना, यानी कि जजमेंट होना कि ये पौधा पूरी तरह से अच्छा हुआ है, कितना अच्छा हुआ है और भी कितना अच्छा हो सकता था, ये चीज हमारा होता है मूल्यांकन। तो आई होप कि इस पिक्चर से आपको क्लियर हो गया होगा कि असेसमेंट क्या है और मूल्यांकन क्या है, यानी इवोल्यूशन क्या है। हमारा जो असेसमेंट होता है वो हमारी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम अपने कार्यों में, व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, और उस परिवर्तन और मॉडिफाई के परिणाम स्वरूप जो फल निकल के आता है, जो रिजल्ट निकल के आता है, वो होता है हमारा मूल्यांकन। आई होप यहाँ तक आपको असेसमेंट और मूल्यांकन में अंतर पता चल गया होगा। एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि मूल्यांकन तो है ही, असेसमेंट उसका एक रूप है, यानी कि बिना असेसमेंट के मूल्यांकन कंप्लीट नहीं हो सकता है, और ये असेसमेंट पूरे समय तक चलता रहता है और मूल्यांकन की प्रक्रिया में। चलिए फिर बात करते हैं हम आगे कि आकलन को एक बार आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य क्या है, उसको हम डिटेल में आज यहाँ पढ़ लेते हैं।
ठीक है। आकलन क्या है? आकलन जैसा आप देख रहे हैं कि आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम का मापन करना है। यानी दोनों का ही जो एक एम होता है, एक मोटिव है, वो क्या है? जो हमारा लर्नर है उसकी एबिलिटीज को पहचान कर उसको ग्रोथ करना है, इंक्रीज करना है, उसके एक्सपीरियंस को इंक्रीज करना है कि जो भी उसने एक्सपीरियंस लिया उससे उसको क्या परिणाम मिल रहा है, और उसके लर्निंग उसने कितना अधिगम कर लिया है, इसका मापन वो हमारा असेसमेंट और मूल्यांकन करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है। यानी जो हमारा आकलन होता है वो मूल्यांकन का एक भाग होता है, और इसके द्वारा ही हम अपने मूल्यांकन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, पूर्ण करते हैं। अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आकलन जो होता है हमारा मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया में समाहित होता है। ये जो प्रोसेस होता है ये स्टार्ट टू एंड तक चलता रहता है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है, यानी एक छोटी प्रक्रिया है जो हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान में होती है, यानी ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है। और मूल्यांकन क्या होता है? आफ्टर लर्निंग द प्रोसेस, यानी जो हमने लर्निंग कर ली उसके बाद हम मापते हैं कि हमारा अधिगम कहाँ तक हुआ, बच्चे ने कितना अधिगम कर लिया और उसने अपने उद्देश्य की प्राप्ति कितनी की है, यानी कि रिजल्ट होता है, फाइनल परिणाम होता है हमारे लर्निंग का। ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कि आकलन और मूल्यांकन क्या है। तो जो लोग भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो अपना थंब साइन एक बार कर दे कि मुझे पता चले कि कौन कौन मेरे साथ जुड़े हैं, और जो मैं कॉन्सेप्ट आप लोग को बता रही हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आप जुड़ते हैं और कमेंट भी करते हैं, तो हमें भी क्या होता है, हमारा भी फीडबैक मिलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में कितना आ रहा है। तो ये भी हमारा क्या असेसमेंट चलता है आप लोगों के साथ कि हमारे और आप में जो शिक्षा का लर्निंग प्रोसेस चल रहा है वो कितना सक्सेस हो रहा है। यही हमारा असेसमेंट है जो हम ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान करते हैं। ठीक है। फिर मूल्यांकन के अर्थ को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने इसको कल बहुत डिटेल में पढ़ा था कि मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्य का अंकन करना, यानी एक स्टैंडर्ड पे जो अंक प्राप्त किया उस पे उसको कैटेगराइज करना, उस पे उसको मापना कि जो इसने अचीव किया है वो कहाँ तक, हद तक सही है। यानी कि किसी बच्चे ने 100 में 90 अंक प्राप्त किए हैं तो वो अंक को मूल्य वैल्यू देना कि ये ए ग्रेड में है, बी ग्रेड में है, सी ग्रेड में है, यानी उसके परिणाम को पूरी तरह से मूल्यांकित करना कि हम इसको किस लेवल में या किस ग्रेड में रखेंगे। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करना, उसकी विशेषताओं, योग्यताओं के आधार पर हम निर्णय देते हैं कि ये कितना अच्छा है, कितना खराब है और कितना अच्छा हो सकता है। क्लियर है मेरी बात आप सबको? नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि आकलन को अगर हम तोड़कर देखें तो क्या होता है। आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन शब्द में 2 शब्द समाहित है, मापन या आकलन, जो हम अपने अगर टीचिंग में करते हैं तो ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, वो हो गया हमारा आकलन। आकलन का अर्थ ही होता है कि हमको बच्चे की योग्यता शक्ति को पहचान के उसको इंक्रीज करना है, उसमें अगर कुछ कमी हो रही है तो उसको इम्प्रूव करना है, और उसके बाद जो उसका रिजल्ट आता है वो हमारा होता है मूल्य निर्धारण की बच्चे ने इतना अचीव कर लिया है, इतना इसने अपने टारगेट को पूरा कर लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने आकलन और मूल्यांकन को बताया। ये आपके सी टेट एग्जाम हो चाहे एच टेट एग्जाम हो, आपके दोनों एग्जाम है, या आप अदर टेट की भी तैयारी कर रहे हो, उसमें ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपके पेडागोजी में भी नंबर बनते हैं, पेडागोजी में भी इस सेक्शन से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप आकलन मूल्यांकन को सही तरीके से समझ सकें। ठीक है।
अगर इन दोनों को आप अच्छे से समझेंगे तभी आपका इन दोनों के डिफरेंस को भी समझ पाएंगे कि आकलन और मूल्यांकन क्या है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया हो तो एक बार कंफर्म कर दीजिए। गुड आफ्टरनून प्रतीक्षा जी। गुड आफ्टरनून। यहाँ तक आप लोगों को असेसमेंट एंड एवोल्यूशन में कोई दिक्कत कोई परेशानी दोनों को समझने में कि असेसमेंट क्या है, हमारा जो भी प्रक्रिया चलती है उस ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, और मूल्यांकन क्या होता है, हमारा रिजल्ट होता है, परिणाम होता है जो हमने प्रक्रिया कर रहे हैं या जो हो चुकी है उसका परिणाम होता है हमारा मूल्यांकन। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, और कोई डाउट हो तो एक बार बता दीजिए। थैंक यू प्रतीक्षा जी बताने के लिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो बात में आगे हम असेसमेंट को जानते हैं कि असेसमेंट क्या है। इन अदर वर्ड, all tests are assessment but not all assessments are test। हम इसमें क्या करते हैं, हम सारे को टेस्ट को असेसमेंट में ले सकते हैं, पर जितना हमने असेसमेंट किया सबको हम टेस्ट में नहीं लेते हैं। जैसे वी टेस्ट एट द एंड ऑफ द लेसन आर यूनिट, जैसे हमने यूनिट टेस्ट लास्ट में लिया, ये सब क्या होता है हमारा एक हो गया कि ये आपका असेसमेंट हो गया कि हमने एक टेस्ट पढ़ाया, टेस्ट के बाद कुछ किया, ये क्या हो गया हमारा असेसमेंट हो गया। वी एक्सेस प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द स्कूल ईयर थ्रू टेस्टिंग, और हम टेस्टिंग कब करते हैं, एंड ऑफ द ईयर, यानी कि हमने जो गोल लिया था, जो एक उद्देश्य लिया था, वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये किसके द्वारा करेंगे, टेस्टिंग के द्वारा, परीक्षण के द्वारा, जो पूरे साल के कोर्स कंप्लीट होने के बाद कितनी प्रगति हुई है उसका हम मापन करते हैं। एक्सेस वर्बल एंड क्वांटिटीज के लिए, उसके वर्बली जितना हुआ और मात्रात्मक कौशल के बारे में। ठीक है, फिर बात करते हैं हम 10 असेसमेंट इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय टीचर। ये असेसमेंट में वो सभी चीजें आती हैं जो शिक्षक द्वारा बच्चों को निर्देशित की जाती हैं, एंड बाय देयर स्टूडेंट इन असेंसिंग देमसेल्फ, और अपने आप को वो आकलन करते हैं, और शिक्षक द्वारा जो आकलन किया जाता है ये होता है हमारा असेसमेंट में, विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि आप किस तरह से लर्निंग कर रहे हो, आपकी लर्निंग प्रोसेस क्या है, आपकी प्रगति कितनी है, उस प्रगति का रिजल्ट उसी दौरान लेते हैं, एक फीडबैक लेते हैं कि हम जो बच्चे को सिखाना चाहते हैं उसने सीखा, कितना सीखा और नहीं सीखा, तो उसकी क्या गलतियां हैं उसको हम इम्प्रूव करते हैं, फिर से उसको एक निर्देशन देते हैं, उसमें मॉडिफाई करते हैं, देन फिर हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं। और अपना जो गोल होता है, कोई भी हम चीज पढ़ाने जाते हैं किसी क्लास में या कहीं भी, तो एक अपना गोल लेकर चलते हैं कि हमको ये चीज सिखाना है, ये चीज बताना है, और उसमें हम कितने सक्सेस हुए ये कैसे पता करेंगे, उसी दौरान में हमको पता करना है। उसी दौरान में जब हम पता करते हैं, अपने इस एक्टिविटीज के दौरान में जब हम पता करते हैं कि हमारे जो गोल है वो पूरा हो रहा है कि नहीं, वो होता है हमारा असेसमेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को बात, कि देंसल विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू बी यूज एज अ फीडबैक, यानी फीडबैक हम देते हैं कि आपने यहाँ गलती करी, आप इसको सुधार सकते हो, और देन उसको मॉडिफाई करके टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज इन विच दे आर इंग्लिश, फिर वो उस कार्य में लग जाते हैं जिसमें वो लगे हुए हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है आप लोग को बात यहाँ तक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन। अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो असेसमेंट क्या है, इज ऑन गोइंग, यानी ये आपके जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है वो उसमें ऑन गोइंग प्रोसेस होती है, उसी के दौरान हम बच्चे का आकलन करते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा हम जो उनको सिखाना चाहते हैं वो कितना सीख रहे हैं, अगर वो नहीं सीख पा रहे हैं तो फिर हम उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, कुछ फीडबैक देते हैं, फिर हम उसका आकलन करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है हमारे पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलती रहती है, इसलिए इसे ऑन गोइंग प्रोसेस कहते हैं। फिर बात करते हैं प्रोवाइड्स क्लोजर्स, यानी इसमें जब हम रिजल्ट हमें मिल जाता है तो उसमें हम बताते हैं कि आपने इतना नंबर पाए, आप किस ग्रेड में आते हो, यानी कि उस पे हमने अपना जज कर दिया, ये हमारा मानक था, हमारा
ए ग्रेड में हम इस कैटेगरी के बच्चों को रखेंगे, बी ग्रेड में इतने नंबर वालों को रखेंगे। ये हमारा होता है जजमेंटल। हमने इसको जज कर लिया। गुड आफ्टरनून उमर, गुड आफ्टरनून। फिर बात करते हैं कि इस पॉजिटिव, जो हम असेसमेंट करते हैं पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं। अगर कोई भी चीज में हम पॉजिटिव वर्ड अगर ढूंढ लेते हैं तो वो अपने आप से ही वो चीजें और अच्छी होने लगती हैं। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पॉजिटिव वे में लेते हैं कि हम जो बच्चे को सिखा रहे हैं, फिर हम उसको असिस्ट कर रहे हैं, और असिस्ट करने के बाद अगर कुछ कमी पाते हैं तो हम उसको सुधार सकते हैं, और बच्चे को भी बोल सकते हैं कि आप इसमें और बेटर कर सकते हो। उसकी कमियों को बताकर हम उसको सुधार सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कि पॉजिटिव वे में कि तुम और अच्छा कर सकते हो। ठीक है, ये हमने उसको एक मोटिवेट कर दिया, और जजमेंट में हमने दे दिया कि तुम इतना ही नंबर पाए हो, तुम्हारा इतना ही रिजल्ट है। ठीक है, इज इंडिविजुअलाइज्ड, यानी कि व्यक्तिगत एक एक बच्चे पर भी ध्यान देते हैं जब हम असेसमेंट करते हैं ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जब हम उसके अंतर्गत बच्चों को सिखाते हैं, तो जब बच्चे का असेस करते हैं, अगर कोई एक बच्चा उठ के जवाब नहीं देता है, नहीं बताता, वो अपनी समस्या बताता है, तो हम उसको पर्सनली परामर्श दे सकते हैं, गाइडेंस कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है कि हम किसी एक बच्चे को इज अप्लाइड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड, ये हमारे मानक के खिलाफ होता है। मूल्यांकन में किसी एक बच्चे को व्यक्तिगत रूप से हम उसको उस चीज पे क्लैरिफाई नहीं कर सकते, उस मानक पे हम उसको पक्षपात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आया वो वही आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, प्रोवाइड फीडबैक, यानी कि हम किसी बच्चे का अगर किसी मैथ में टेस्ट ले रहे हैं और उसने कुछ गलती कर दिया, तो हम उसको बताएंगे कि ये सब में आपकी ये गलती है, ये गलती यहाँ पे हुई, आप इसको इस तरह सुधार सकते हो। यानी कि हमने उसकी गलतियों को बताते हुए एक सोल्यूशन दे दिया, और बच्चे ने और अच्छा कर लिया। ये हो गया हमारा फीडबैक। इससे हमें पता चलता है कि हम जो बच्चे को सिखाना चाहते हैं, एक्चुअल में उसकी अभी क्या परफॉर्मेंस है। और फीडबैक जब हम देते हैं उसको, उसकी गलतियों का बताकर, उसको एक उपचारात्मक रूप में उसके गलतियों को समझाकर नए तरीके से उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो बच्चा इम्प्रूव कर लेता है अपनी लर्निंग को। तो इसलिए लर्निंग प्रोसेस में फीडबैक जो होता है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जब तक हमें फीडबैक नहीं मिलता, तब तक हमें पता नहीं चलता कि जो हमारी लर्निंग प्रोसेस चल रही है वो कितनी अच्छी चल रही है, उसमें क्या सुधार करना है, उसे मॉडिफाई करना कैसे है, और इसको हम कितना बेटर कर सकते हैं। ये सब हमें कहाँ से पता चलता है? फीडबैक से पता चलता है। ठीक है, और इवोल्यूशन क्या होता है कि ये पूरी लर्निंग प्रोसेस खत्म होने के बाद हम एक रिजल्ट दे देते हैं बच्चे को कि आपका इस सब्जेक्ट में या इस पूरे विषय में क्या रहा रिजल्ट। यानी कि सारे विषयों को कंडक्ट कर लिया और बता दिया कि आप 60% हो, 80% हो या 90% हो, आप किस ग्रेड में, यानी लेवल कर देना एक मानक के आधार पे कि आप किस कैटेगरी में आते हो। जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है वो खत्म होने के बाद हम एक परिणाम के रूप में घोषित कर देते हैं कि आप इस लेवल में हो, इस कैटेगरी में हो। तो ये होता है हमारा मूल्यांकन। और असेसमेंट जो होता है वो हमारा लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है, जब टीचर और स्टूडेंट दोनों इंटरेक्ट होते हैं एक साथ में, और जब हम उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं और वो सीखने की कोशिश करते हैं, उस दौरान हम असेसमेंट करते हैं। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक आप लोगों को? और ये दोनों प्रक्रिया क्या है कि मेन मेजर करना है कि बच्चे को हमें किस तरह सिखाना है, बच्चे ने कितना सीखा और उसका फाइनल रिजल्ट क्या आया, उसके शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पे, एविडेंस ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमारा आकलन होता है ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ये जो हमारा आकलन होता है इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो हमारा आता है निर्णयात्मक या रचनात्मक आकलन, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। योगात्मक संकलात्मक आकलन, ठीक है, योगात्मक भी बोलते हैं इसको, संकलात्मक भी बोलते हैं, यानी समेटिव असेसमेंट। थर्ड जो हमारा आता है निदानात्मक आकलन, यानी कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है, तो पहले जब हम बात करते हैं किसकी, आपके रचनात्मक आकलन की, कि रचनात्मक आकलन क्या है। रचनात्मक आकलन शिक्षकों को छात्र
को समझने, सीखने की ज़रूरतों को उसकी पाठ इकाई, पाठ्यक्रम के दौरान अकादमिक प्रगति का मूल्यांकन के लिए किया जाता है। यानी कि बच्चे ने कितना समझा है और उसको समझाने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ करना है। यानी कि इसमें एक जो लर्नर है उसका भी असेसमेंट होता है और जो टीचर अपनी लर्निंग प्रोसेस करा रहा है उसका भी असेसमेंट होता है। बच्चे ने कितना समझा ये हमने उसका असेसमेंट कर लिया और कितना समझ नहीं पाया है या उसको समझाने में क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके बेसिस पे हम अपने टीचिंग स्किल्स को, टीचिंग मेथड्स को चेंज कर सकते हैं, ताकि हम उस चीज़ को और उसको बेटर तरीके से समझा सकें। तो शिक्षक खुद का भी आकलन करता है कि कहाँ कमी रह गई है, जिसकी वजह से बच्चा इस चीज़ को नहीं सीख पाया है, जो हम उसे सिखाना चाहते हैं। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है आप लोग को बात? इसके दौरान शिक्षक क्या करता है कि बच्चे को आकलन करता है, असेस करता है कि बच्चे की समझ कितनी है, यानी जो विषय वो समझाना चाह रहा है, उसके बारे में उसका पूर्व ज्ञान कितना है और सिखाने के बाद उसका ज्ञान कितना हुआ। इस चीज को भी वो असेस करता है। इसको किसकी तरह असेस करेगा? जैसे हमने किसी लेसन को ले लिया, कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, उसके दौरान हमने उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, उसने आंसर बता दिया तो ठीक है, नहीं बताया तो हमने समझ गए कि इसको ये टॉपिक नहीं समझ में आया, हमने फिर से मॉडिफाई किया, फिर से उस चीज को समझाया। अगर बच्चा उठ के बीच में क्वेश्चन करता है, मुझे इस चीज में क्यूरी है, जैसे आप लोगों में से किसी ने बोल दिया मुझे योगात्मक नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने आपसे फिर से बताया, फिर से क्लैरिफाई किया, फिर वो चीजें क्या होती है, इस दौरान हम क्या करते हैं, दोनों चीजों का टेस्ट होता रहता है कि हम जो सिखाना चाह रहे हैं वो बच्चा कितना सीख रहा है। अगर वो नहीं सीख पा रहा तो फिर हम मॉडिफाई करते हैं, दूसरे तरीके से उसको समझाते हैं। तो ये प्रक्रिया में क्या होता है कि हम बच्चे का ज्ञान भी चेक करते चलते हैं और कितनी उसने प्रोग्रेस की इसको भी चेक करते चलते हैं। और फिर जब बच्चा अगर सीख लेता है तो हम उसमें एक सुधार करते हैं, यानी कि सुधारात्मक भी होता है कि अगर उसने कोई चीज, कोई कॉन्सेप्ट उसको समझ में नहीं आ रहा, उसकी गलती हो रही है, तो हम क्या करते हैं, फिर से उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि आपने ये चीज यहाँ पे गलती करी, उस गलती को सुधारते हैं, फिर से उसको बताते हैं, फिर से उसकी प्रोग्रेस को कंटिन्यू करते हैं, उसके ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, आकलन में छात्र और शिक्षक के लिए, दोनों के लिए गुणात्मक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, यानी दोनों के लिए ये बहुत वैल्यू वाली हो जाती है, क्वालिटी वाली हो जाती है कि हम बच्चे की विशेषताओं को समझते हुए भी करते हैं और जो अपनी टीचिंग स्किल्स है, जो हमारी मेथड्स है, हम उसको भी दोनों को इंक्लूड करते हुए, उसको मॉडिफाई करते हुए, उसको सुधार करते हुए अपनी जो लर्निंग प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाते हैं। और ये जो आकलन होता है, जब हम बीच में कक्षा में बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, उसी के दौरान हम ये चीजें असेस करते रहते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा और हमें कितना सिखाना है, और जहाँ उसकी गलती होती है उसको समझाते हैं, यानी उसका उपचार करते हैं, फिर दूसरे तरीके से समझाते हैं। और टीचर भी अपनी जो टीचिंग स्किल्स होती है, मेथड होती है, उसको इम्प्रूव करता है। अगर बच्चे को समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो वो फिर से दूसरे तरीकों से बच्चे को समझाने की कोशिश करता है। तो ये जो प्रक्रिया हमारी कहाँ होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग द क्लासरूम। क्लियर है मेरी बात? ये जो प्रक्रिया होती है हमारे क्लासरूम में होती है। ठीक है? और इसका उद्देश्य यही होता है कि शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करके छात्रों के सीखने के सुधार करने की सीखने की क्षमता में वृद्धि कर सकता है। यानी बच्चों में जो भी लर्निंग प्रोसेस में उनकी प्रक्रिया चल रही है, वो कितनी इम्प्रूव हो रही है और कितना हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको वो ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को करता रहता है। इसके जो हम कह सकते हैं टूल या एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट किया कैसे जाता है जब हम क्लास में होते हैं और बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। थैंक यू अवनी जी, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो चलिए फिर बात करते हैं इसमें जो हम टूल्स यूज करते हैं। मौखिक प्रश्न, जब हम बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं या किसी भी स्टोरी में या हिस्ट्री में किसी चीज में हम पढ़ा रहे हैं, तो उस समय हम तुरंत जानना चाहते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को कितना समझ में आया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ओरल कुछ क्वेश्चन उसी टॉपिक से जितना हमने पढ़ाया पूछ लिया, इसके द्वारा हमने एक असेसमेंट कर लिया। दूसरा हम करते हैं कि वर्कशीट दे देते हैं, कुछ क्वेश्चन वर्कशीट फॉर्मेट रूप में दे देते हैं बच्चों को, आप इसको फिलअप करके बताओ।
उसके द्वारा हमने असेसमेंट कर लिया। और यानी कि हमने ये असेस कर लिया ऑब्जर्व करके बच्चों को कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, कितना कर लिया चेक लिस्ट कि जो हमने टारगेट गोल लेकर चला था वो कहाँ तक अ, सही है और कितना इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। वाद विवाद यानी किसी टॉपिक पे अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चों में ही आपस में डिस्कस करा सकते हैं कि आप दोनों इस पे डिबेट करो, बताओ कि क्या बात है, क्या टॉपिक है, इस पे हम क्या क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। तो ये भी हमारा एक असेसमेंट का पार्ट होता है। ठीक है। और ग्रुप डिस्कशन या कुछ ऐसा कार्य दे जिसमें बच्चे सामूहिक रूप में ज्यादा अच्छा सीखते हैं, ज्यादा अच्छा करते हैं। तो एक ये तरीका भी होता है हमारा असेस करने का। हम उनके समूह के कार्य के द्वारा असेस कर सकते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा है और वो एक दूसरे से कितना अच्छा सीख सकते हैं। तो ये हमारा आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक मूल्यांकन में। ठीक है। ये मूल्यांकन का पार्ट है। आकलन के जो प्रकार हैं हमारे, इनके बारे में बात की। तो फर्स्ट जो हमारा था रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता रहता है। शिक्षक छात्र को पढ़ाता है, उसी दौरान वो अपना फीडबैक भी लेता है कि बच्चे ने जो ज्ञान हम देना चाहते हैं वो उन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है और कितना पहुंचा है। अगर नहीं पहुंचा है तो वो फिर उसमें इम्प्रूव करता है, मॉडिफाई करता है, सुधार करता है, फिर आगे अपनी लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। और ये पूरा जब तक वो क्लास में टीचिंग कराता है उस दौरान वो लेता रहता है, असेसमेंट करता रहता है कि यानी जो हम ज्ञान बच्चे में देना चाहते हैं और उसका ज्ञान और समझ कितना हुआ, उसकी योग्यता उस टॉपिक या सब्जेक्ट के बारे में कितनी बढ़ी। और ये टीचर के लिए भी होता है कि वो बच्चे को ज्ञान जो उसका टारगेट लेके चला था कि हमें आज इस टॉपिक के बारे में उसको क्लियर बता देना है, वो उस उद्देश्य में कहाँ तक सक्सेस हो पाया, कहाँ तक सफल हो पाया अपने इस ज्ञान को बच्चे में इन्फॉर्म करने तक, देने तक। क्लियर है मेरी बात आप सबको यहाँ तक? नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो करते हैं योगात्मक मूल्यांकन, आकलन। ठीक है। इसमें जो करते हैं इसको समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। संकलात्मक योगात्मक आकलन एक निश्चित अवधि के पश्चात यानी कि जब हमारी पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाती है उसके बाद इसको हम आकलित करते हैं। और ये किस रूप में आकलित करते हैं कि बच्चे को जो भी हमने सिखाया है पूरे सब्जेक्ट का होता है। असेसमेंट तो हर पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट का एक एक टीचर ने किया, अपने सब्जेक्ट में किया, जो जिस सब्जेक्ट का टीचर है वो उसमें जाके उसने कर लिया, पता कर लिया। बट मूल्यांकन क्या होता है, हम टोटल देखते हैं कि बच्चे ने पूरी ग्रोथ उसकी डेवलपमेंट हर तरीके से कहाँ हुआ, यानी उसके क्रियात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और संज्ञानात्मक पक्ष को मिला के जो हम करते हैं वो हमारा पूरा आता है योगात्मक आकलन में। इसको हम कैसे करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों के यूनिट टेस्ट होते हैं, यानी 2-3 चैप्टर पढ़ाने के बाद यूनिट टेस्ट ले लिया, पता कर लिया कि हाँ बच्चे की क्या विकास जो है, जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, कहाँ तक गई है। अर्धवार्षिक परीक्षा लेते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम जो हम लेते हैं उसके द्वारा हम पद मूल्यांकित कर लेते हैं कि बच्चे की प्रोग्रेस क्या है। फिर साक्षात्कार के द्वारा यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से भी हम बच्चों को जान सकते हैं कि बच्चे को जो सिखाया जा रहा है उसने कहाँ तक सीख लिया, मतलब पूरा सीख लिया। और असेसमेंट क्या हो, जो सीख रहा है उसके दौरान हमने उसको इम्प्रूव करके जो भी उसमें हमें मॉडिफाई करना था उसमें कर दिया, लेकिन असेसमेंट के द्वारा वो पूरा रिजल्ट निकल कर आ गया कि बच्चे ने क्या सीखा है अब तक। क्लियर है मेरी बात आप सबको? चलिए फिर बात करते हैं निबंध की। तो निबंध के रूप में भी हम बच्चों को कुछ टॉपिक्स दे देते हैं उस पे लिखने के लिए, उसमें वो स्वतंत्र होते हैं किसी चीज को लिखने के लिए। तो ये उनका हो जाता है कि निबंध के। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या होता है, इसमें छात्र के कौशल का मूल्यांकन को संग्रह किया जाता है। जैसे इसमें क्या बोलते हैं कि एक कोई कार्य दे दिया गया बच्चे को कक्षा में करने के लिए एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में, कि आपको इस टाइम के अंदर में इस कार्य को कर लेना है और उसका जो रिपोर्ट होता है हम उसको तैयार कर लेते हैं। ये इसके रोजमर्रा के जो डेली वर्क भी होते हैं उसको भी असेस कर सकते हैं। एक तरह से बच्चों के भाषा विकास को अगर हमें करना है तो क्रमिक प्रगति रिकॉर्ड बनाकर
हम कर सकते हैं। ये हमारा होता है पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट। ठीक है, अब प्रोजेक्ट भी देते हैं, ये भी हम साल के एंड में करते हैं। कोई प्रोजेक्ट वर्क बच्चे को दे दिया, किसी भी आजकल हिस्ट्री ज्योग्राफी में हम बच्चों को अक्सर प्रोजेक्ट वर्क दे देते हैं, साइंस में प्रोजेक्ट वर्क देते हैं कि आपको इसको साल के लास्ट में सबमिट करना है। उसके आधार पे हम उसकी प्रोग्रेस जान जाते हैं। किसी भी एक टॉपिक पे हम उसको प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं तो बच्चा उस टॉपिक को अपने क्लियर कर लेता है, उसको समझ में आ जाता है। ये होता है हमारा प्रोजेक्ट। फिर हमारा होता है प्रेजेंटेशन। अगर हमने कुछ उसको प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किसी टॉपिक पे दे दिया और उसने तैयार करके अपना एक फाइनल रिजल्ट लाके दे दिया, वो हमारा होता है प्रेजेंटेशन। ये जितने होते हैं कि किसके माध्यम से हम योगात्मक आकलन करते हैं, ये उसके टूल्स थे, उसके उदाहरण थे कि योगात्मक मूल्यांकन हम किन किन बेसिस पे करते हैं। और यहाँ मैंने बताया कि रचनात्मक मूल्यांकन ऑन द ड्यूरिंग ऑन गोइंग क्लास ना ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो हम करते हैं वो हमारे ये थे कि हम ये क्लास के अंदर ही जब बच्चे को पढ़ाते हैं तब करते हैं, और ये पढ़ाने के बाद जब किसी एक टॉपिक को खत्म करने के बाद जब हम एग्जाम और उसका मूल्यांकन करते हैं कि इस विषय में बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित कर लिया। ये हमारा होता है आपका योगात्मक आकलन। थैंक यू उमा जी, क्लियर है आपको? थैंक यू सो मच कि मैं जो बता रही हूँ आप लोग फीडबैक दे रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा फीडबैक और आपका भी फीडबैक मिल रहा है, दोनों का ये हम लोग का असेसमेंट हो रहा है एक दूसरे का, कि हम दोनों जो करना चाह रहे हैं अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो दोनों सक्सेस हो पा रहा है। चलिए फिर बात करते हैं हम आगे कि निदानात्मक आकलन। निदानात्मक जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि डायग्नोसिस, यानी कि हम जब अपनी शिक्षा जब दे रहे थे, बच्चे ने कितना रिजल्ट एक्वायर किया, कितना उसने प्राप्त किया, उसके दौरान उसमें उसने असफलता अगर उसे मिलती है तो उन असफलताओं के कारण को जानना ही हमारा निदानात्मक आकलन होता है। कि बच्चा अगर किसी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, वो अच्छे नंबर नहीं ला पा रहा है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, उन कारणों को हम ढूंढते हैं। इन कारणों को जानने के बाद कि फला बच्चों को अगर मैथ में कुछ प्रॉब्लम हुई तो हो सकता है उसके मैथ के फॉर्मूला समझने में परेशानी हो रही हो, या फिर हो सकता है कि उसकी रुचि उसमें ना हो। बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से बच्चा किसी सब्जेक्ट को नहीं सीख पाता, या फिर शिक्षक द्वारा अच्छा ना पढ़ाया गया हो। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें हो जाते। इन सब कारणों को ढूंढने के बाद हम उसका एक उचित उपचार कर लेते हैं, यानी हमें वजह पता चल जाती है कि बच्चे की असफलता का कारण क्या है, और इस कारण को हम दूर करके उसकी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। तो निदानात्मक आकलन का प्रयोग छात्र के किसी प्रकार की अधिगम कठिनाई का पता लगाने के लिए किया जाता है, यानी कि उसने जो लर्निंग प्रोसेस हो रही है उसमें किस तरह का प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो अच्छी नहीं हो पा रही। उस वजह को जानकर उसे हम दूर करते हैं और उसकी लर्निंग प्रोसेस को हम और बेटर करते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, असफल छात्रों की असफलता का पता लगाना, ताकि हम उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें शिक्षण विधि का प्रयोग करके सफल बना सके। यानी कि जब हमें बच्चे का पता चल गया कि उसकी रीजन क्या है कि वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा, अच्छा नहीं पढ़ पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस बच्चे की परेशानी को समझ के अपनी जो शिक्षण विधि है, जो हमारा टीचिंग मेथड है, और इसके लिए उसको इम्प्रूव करते हैं ताकि बच्चे को उसमें हम सफल कर सके। क्लियर हो रही है मेरी बात? गुड आफ्टरनून प्रिया जी। चलिए फिर बात करते हैं हम आगे कि फॉर्मेटिव और समेटिव को समझते हैं, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, इसको ये मूल्यांकन क्या है, ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी जो हमारा ये मूल्यांकन होता है ये किस में होता है, ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। जब हम कक्षा में बच्चे को कोई विषय के बारे में पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, उसी दौरान हमने उसका टेस्ट ले लिया, आकलन कर लिया कि बच्चे की जो उस विषय में ज्ञान है वो कहाँ तक हुई है और कहाँ तक अभी पहुंचनी बाकी है, उसमें सुधार किया, इम्प्रूव किया, फिर से उसे लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाया। ये क्या होता है, हमारा आफ्टर लर्निंग, यानी कि जो हमने शिक्षा उसे दे दी, जो ज्ञान प्राप्त कर दिया, पूरी पढ़ाई समाप्त होने के बाद हम उसे देते, जैसे मैंने बताया कि यूनिट टेस्ट ले लिया, हाफ ईयरली एग्जाम ले लिया, फाइनल एग्जाम ले लिया, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, आपके समेटिव में। फिर
आता है हमारा सेकंड, क्या होता है, मॉनिटरिंग लर्निंग, यानी कि हम उस समय मॉनिटर भी करते रहते हैं, ध्यान भी कर देते रहते हैं कि बच्चे को सीखने में क्या कठिनाई हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। उसकी दिक्कत और परेशानी को समझते हुए हम उसको आगे बढ़ते हैं और उस चीज को समझते हैं। ठीक है, यानी हम मॉनिटर कर रहे हैं कि बच्चे को कहाँ तक सीख रहा है, उसको सीखने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और उसको हम कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं और उसको अच्छा कैसे और सिखा सकते हैं। ठीक, इसमें क्या करते हैं समेटिव में, रैंक एंड ग्रेड असाइनमेंट, यानी हमने जो भी उसका स्कोर, जो भी प्रोडक्ट उसके लर्निंग के बाद आया, उसके आधार पे हमने एक रैंक दे दिया। रैंक सब आप लोग को पता ही होगा कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आता है, ए बी सी करके जो हम ग्रेड देते हैं, ये आपके पूरे लर्निंग प्रोसेस खत्म होने के बाद हम एक मानक के आधार पर उसको निर्धारित कर देते हैं। इम्प्रूव लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, इसमें हमें फीडबैक मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसका अधिगम जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी कमियों को जानकर उसको फिर दूसरे तरीके से उस चीज को समझाते हैं और बता सकते हैं कि तुमने गलती कहाँ करी, उसकी गलती को सुधारते हैं और उसकी लर्निंग को क्या करते हैं, हम इम्प्रूव कर देते हैं। सेकंड आते हैं कि इसमें हम इसकी पूरी जो लर्निंग प्रोसेस हो जाता है, उसमें जो उसने पूरा मार्क्स पाया, उसको अचीवमेंट, उसकी पूरी उपलब्धि को हम जान लेते हैं, मूल्यांकित कर लेते हैं कि उसका इस विषय में कितनी पकड़ है। ठीक है, इस विषय में बच्चे ने कितना अच्छा स्कोर कर सकता है, उसका ज्ञान इसमें कितना है। ठीक है, प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसमें हमें फीडबैक मिलता है। हम बच्चे को जो चीज सिखाने से, तो उसकी वर्तमान स्थिति बीच में चेक कर लिया कि जो हम सिखाना चाहते थे, जो हमारा गोल था, वो कहाँ तक प्राप्त हुआ, और नहीं हुआ तो हमने क्या किया, इम्प्रूव किया, इम्प्रूव करके फिर से उसका असिस्ट किया, तो जाना कि जो हमने, हमारा उद्देश्य था, जहां तक बच्चे को पहुंचना था वहां तक पहुंचा देना ही हमारा उद्देश्य है। तो हमने ये क्रिया कैसे की, फीडबैक द्वारा, इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि हमने अपना जो टीचिंग स्किल है उसको चेंज किया, मेथड को चेंज किया और फिर से उस चीज को अप्लाई किया बच्चे के ऊपर, फिर से उसे लर्निंग में जोड़ा और उसके जो टीचिंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव किया। ये आपकी दोनों की है, ठीक है, आहुति कुमारी, ठीक है ना। ये आपकी एच टेट और सी टेट दोनों के लिए क्लासेस चल रही है, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि आपकी सी टेट के लिए है या एच टेट के लिए है। ये जो आपका टॉपिक है, ये आपके सारे टेट में आता है, ओनली सी टेट या एच टेट के लिए ही नहीं है, ये आपके सारे टेट में आते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके हर बार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, या और आप किस टेट की तैयारी कर रही हैं, आरती कुमारी जी, आप किस टेट की तैयारी, आपको किस, हाँ आउती जी, मैं बता रही हूँ, ये क्लासेस आपकी एच टेट और सी टेट दोनों के लिए चल रही हैं, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा, ये आपकी दोनों क्लासेस हैं। और ये दोनों क्या, मैं आपके सारे, कोई भी बच्चा किसी भी टेट की तैयारी कर रहा हो, किसी भी स्टेट का हो, तो ये सब टॉपिक्स जो होती हैं ये आपके एग्जाम में आते हैं, और इसमें कोई भी डाउट नहीं रखिएगा कि ये ओनली सी टेट के लिए है, ये आपके एच टेट की भी है। और इस क्लासेस में अगर आप जुड़ी हैं तो कंटिन्यू जुड़े रहिए, जो क्लासेस आप नहीं देख पाई हैं वो टेलीग्राम पे जाके, हमारा टेलीग्राम चैनल है फिलअप फॉर्म का, पुरानी क्लासेस को आप देख सकती हैं, तो आपके डाउट्स जो हैं वो और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप अभी आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ओके, थैंक यू। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। ठीक है, और ये जो हमारा फॉर्मेटिक क्या होता है, स्मॉल कंटेंट, यानी जो हम कंटेंट, एक छोटा सा कंटेंट पढ़ा रहे हैं, उसी में हमने उस चीज को असिस्ट कर लिया, बच्चे को मूल्यांकन कर लिया, उसमें इम्प्रूव कर लिया, उसका फीडबैक ले लिया और उसके लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर दिया। ये क्या होता है, हमारा कवर इंटायर कोर्स, यानी कि पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट की नहीं बात कर रहे हैं, या हम मैथ का असेसमेंट कर रहे हैं, साइंस का कर रहे हैं, हिंदी का कर रहे हैं, हर टीचर अलग अलग कर रहा है, पर यहाँ मूल्यांकन में क्या है कि हम सारे सब्जेक्ट्स को ले रहे हैं और सारे सब्जेक्ट के बेसिस पे हम बच्चे का रिजल्ट निकालते हैं कि बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो सारे क्षेत्रों में, सारे विषय में, यानी कि जो समेटिव होता है उसका बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, उसके हर एक विकास, हर एक पहलू को देखा जाता है, हर एक सब्जेक्ट में उसकी प्रगति कैसी है उसको देखा जाता है, इसीलिए कवर इंटायर कोर्स, यानी उसके जितने कोर्स है उसको सब में देखा जाता है। और इसमें एक स्मॉल कंटेंट, यानी जो टीचर, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का टीचर है, वो जिस टॉपिक को पढ़ा रहा है उसी टॉपिक को वो अपने लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान बच्चे को टेस्ट लेके, पूछ के, प्रश्न पूछ के उस दौरान मूल्यांकन करता रहता है।
आहुति जी क्या पूछना चाह रही हैं मैम? सी टेट का भी है और एच टेट का भी है, और सारे क्लासेस जो मेरी हो चुकी हैं, ये आपकी क्लासेस मेरी 1 सितंबर से ही स्टार्ट हो चुकी हैं, और इसके आपके जितने पुराने मेरी क्लासेस हो चुकी हैं वो आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइए फिलअप फॉर्म के, तो मेरी क्लासेस हो चुकी हैं, आपको वहां पे सारे लिंक दिए हुए हैं, आप उन क्लासेस को ले सकती हैं। ठीक है, आप सी टेट की तैयारी कर रही हैं तो बहुत अच्छा है। तो आपके लिए ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं, और जितनी भी क्लासेस हो रही हैं सब में आपके एनसीईआरटी को लेकर चलते हैं, क्योंकि वो एनसीईआरटी को ही मानता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रखिएगा कि आपको यहाँ से कोई कंटेंट कम मिलेगा। ठीक है, चलिए अभी कोई डाउट तो नहीं है आपको? अगर अभी कोई डाउट नहीं हो तो एक बार कंफर्म कर दीजिए। अब आपको क्लियर हो गया होगा, सीटेट की तैयारी कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चले और अच्छा इम्प्रूव हो, और क्लासेस को रोज लीजिए, रोज रेगुलर रहेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको सारे कंटेंट आपको मिलेंगे, यहाँ पे सारे टॉपिक भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए फिर बात करते हैं हम आगे कि असेसमेंट में ही एक इसके 3 एस्पेक्ट आ सकते हैं: असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो इन तीनों टॉपिक को हम समझते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें टीचर जो होता है इसको हम समेटिव असेसमेंट भी कह सकते हैं, सॉरी फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, यानी कि ये जो प्रक्रिया होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि लर्निंग के लिए असेसमेंट, यानी कि ये जो प्रक्रिया हो रही है कब हो रही है, हमारे शिक्षण प्रक्रिया के दौरान की जा रही है, कि स्टूडेंट के नॉलेज को समझते हैं कि उसने कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया है। अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल टू इन्फॉर्म देयर टीचिंग। ठीक है, और अपनी टीचिंग स्किल्स को भी टीचर समझता है कि हमें बच्चे को कितना समझाना है, और उसको समझाने के लिए क्या क्या इम्प्रूव करना है, वो इन्फॉर्म करता है बच्चे को टीचिंग के दौरान, कि आप जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर रहे हो तो आपका जो ज्ञान है वो कहाँ तक आगे बढ़ा है। ठीक है, टीचर प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट अबाउट देयर लर्निंग हाउ टू इम्प्रूव। जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है, टीचर अगर समझ जाता है कि बच्चे को जो ज्ञान देना है वो कहाँ तक उसको मिला है और उसमें कितना इम्प्रूव करना है, ये किसके द्वारा वो करेगा? फीडबैक के द्वारा। वो बच्चे का एक क्लास में ही टेस्ट ले लिया, उसे पता चल गया कि बच्चे ने यहाँ गलती करी है, तो वो उसकी गलतियों को बताता है, फिर उसे इम्प्रूव करता है कि तुम इस तरीके से इसको और अच्छे करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बच्चे को कोई टेबल सिखाने जा रहे हैं, 4 डिजिट का टेबल लगाना सिखाते हैं कि 4 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या जानेंगे? टीचर वो ये जानेगा कि इसको 2 डिजिट का आता है या नहीं आता है। क्लैरिफाई कर लिया उसने कि इसको 2 डिजिट का आता है तो वो 3 डिजिट का कर लेगा, 3 का कर लेगा, 4 का कर लेगा। अगर उसने 4 के करने में कहीं गलती करा तो टीचर ने उसकी कमियों को बताया कि तुमने इस कमी की वजह से ये गलती कर दी, तुम इसको ऐसे सुधार सकते हो। तो ये हो गया उसका फीडबैक, और इस फीडबैक के दौरान टीचर ने क्या किया? अपनी टीचिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव किया, बच्चे की गलती समझाई और लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाया, और उसकी जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव कर दिया। तो ये हमारा असेसमेंट किसके लिए हो गया? ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, यानी उसके दौरान हमने बच्चे की समझ को भी जांच लिया और उसका अपने स्किल्स को भी जांच लिया, और उसका फीडबैक भी ले लिया कि हमने जो ज्ञान उसको सिखाना चाहा वो उसने कहाँ तक सीखा, और उसमें इम्प्रूवमेंट भी कर दिया। ओके, थैंक यू आदित्य जी बताने के लिए कि आपको कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ आप समझ में आ गया कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी हम उसके अधिगम का असेसमेंट कर रहे हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, और उसको इम्प्रूव करके कितना और सिखाया जाता है। जो हमारा गोल है वो हमने उसको पाया या नहीं पाया, ये हमारा होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है कि हमारा कोई टॉपिक मैटर कंप्लीट होने के बाद हम उसका टेस्ट लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? समेटिव असेसमेंट भी कह सकते हैं, जो हम एंड में करते हैं, यूनिट टेस्ट के माध्यम से कर सकते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम के द्वारा कर सकते हैं। उसके द्वारा हम उसकी प्रोग्रेस को जान सकते हैं कि बच्चे की जो प्रगति है ये कितनी है, कहाँ तक इसने प्रगति कर ली है। कैसे कर सकते हैं? आस्क क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस स्किल, प्रश्न पूछ के
तरह तरह के प्रोजेक्ट वर्क ये सब जो देते हैं ये करते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है, सेल्फ असेसमेंट भी करता है। स्टूडेंट यूज सेल्फ असेसमेंट एंड टीचर फीडबैक टू रिफ्लेक्ट और देयर लर्निंग। वो बच्चा अपना असेसमेंट करता है, किसके थ्रू करता है, टीचर से। जब वो फीडबैक पाता है, अपना फीडबैक के द्वारा वो क्या करता है, अपने लर्निंग को सुधारता है। तो ये हमारा होता है कि हमारा जो गोल था हमने कहाँ तक अचीव कर लिया है। तो क्लियर है मेरी बात यहाँ तक आप लोगों को, समझ में आ गया होगा कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये लर्निंग के दौरान जो हम शिक्षण प्रक्रिया चल रही थी उसके दौरान हम असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट एज लर्निंग, जब हमारी लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाती है तो हम उसका एक फाइनल रिजल्ट क्या जानते हैं कि हमने जो लर्निंग प्रोसेस करी वो कहाँ तक सक्सेस हुई है और बच्चे ने कितना प्रोडक्ट दिया है, यानी उसका जो गोल है वो कहाँ तक उसने पाया है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो भी उसका रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे वो खुद को एसेस करता है कि उसका जो गोल था वो कहाँ तक सक्सेस हो पाया। उसने अपना जो उद्देश्य लेके चला था कि हमें इसमें इतना स्कोर करना है, हमारा एक आगे का फ्यूचर तैयार करता है, वो खुद पे सेल्फ असेसमेंट करता है। ठीक है। असिस्ट टीचर टू यूज एविडेंस, यानी जो भी उसका रिजल्ट आया उसके बेसिस पे स्टूडेंट लर्निंग टू एक्सेस स्टूडेंट अचीवमेंट अगेंस्ट लर्निंग गोल एंड स्टैंडर्ड, यानी कि जो भी उसका फाइनल प्रोडक्ट मिला, जो उसका रिजल्ट आया, उसके आधार पे क्या करते हैं कि तुम अपने गोल को कहाँ तक पाने में सक्षम हुए, वो एक मानक के आधार पे उस चीज को तय करता है। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि असेसमेंट फॉर लर्निंग ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, असेसमेंट एज लर्निंग आफ्टर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और ये जब पूरी प्रोसेस खत्म हो जाती है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग उस दौरान होता है। उसमें सेल्फ असेसमेंट होती है। टीचर असेसमेंट करता है कि तुमने जो तुम्हारा गोल था वो कहाँ तक प्राप्त किया, इसमें क्या मिस्टेक हुआ, और इस अपने गोल को एक मानक के रूप में उसको निर्धारित कर देना कि तुम्हारा टारगेट पूरा हो चुका है। ठीक है। क्लियर हो रही है मेरी बात आप सबको? चलिए, एक इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है। तो इसको भी पढ़ लेते हैं। इसको शॉर्ट में CCE बोलते हैं। चलिए फिर इसको पढ़ते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE भी बोलते हैं, एक प्रक्रिया है जिसे 2009 में भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा निर्देशित किया गया था। यह मूल्यांकन प्रस्ताव भारत में राज्य सरकार के साथ साथ भारत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कुछ स्कूलों में छठी और 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के लिए पेश किया गया था। ये इसका मतलब जब लाया गया था उसके बारे में बताया। फिर इसको जानते हैं कि सतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस, यानी एक सी, दो सी आता है, CCE। ठीक है। सतत, व्यापक और मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस, कॉम्प्रोहेसिव एंड इवोल्यूशन। कॉन्टिन्यूअस यानी कि इस वर्ड से ही हम जान जाते हैं कि ये जो प्रक्रिया है ये शिक्षण जब से हमारा शुरू होता है वहां से स्टार्ट होता है और ये लास्ट एंड तक चलता रहता है। ठीक है। तो जो हमारा सतत प्रक्रिया क्या हो गई कि जो स्टार्टिंग से लेकर हमारी जब पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, रिजल्ट तक आता है, तो वहां तक ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जो हमारा मूल्यांकन है वो अप्रैल सेशन जो हमारा स्टार्ट होता है वहां से स्टार्ट होते होते एंड में जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। व्यापक का अर्थ ही अपने आप में इतना व्यापक है कि ये विस्तृत बताता है कि यहाँ पे क्या होता है कि इसमें शैक्षिक जो भी हमारे शैक्षिक कार्य जो हमारा शिक्षा का चल रहा है, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, कंटेंट्स है, करिकुलम है, ये साथ में लेते हुए गैर शैक्षिक क्रियाएं भी जो हम स्कूल सब्जेक्ट के अलावा स्कूल में प्रोजेक्ट वर्क, डिबेट, कल्चरल बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो बच्चों के कराते हैं, जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सारे पक्षों का इवेल्युएशन करता है, यानी मूल्यांकन करता है, वो होता है हमारा व्यापक मूल्यांकन। यानी व्यापक का शब्द है कि विस्तृत रूप में एक बच्चे का सर्वांगीण विकास कितना हुआ स्कूल में, विद्यालय में, इसको मापना होता है हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन।
ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि सतत और व्यापक क्या है। सतत यानी कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया जो हमारे शिक्षण प्रक्रिया के दौरान स्टार्ट टू एंड तक चलता है। व्यापक हो गया कि हमारा करिकुलम के साथ जो को करिकुलम एजुकेशन भी चलते हैं उसको भी इसमें इंक्लूड करते हैं और उसको उसके आधार पर हम जो मूल्यांकन करते हैं लास्ट में कि बच्चे का फिजिकल और मेंटल ग्रोथ कितना है, इन सब चीजों को लेके जो करते हैं वो हमारा व्यापक मूल्यांकन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है कि यह शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि बनाता है। यानी जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है वो किसके बेस पर है? शिक्षार्थी यानी जो हमारा लर्नर है उसकी प्रोग्रेस को हम देख रहे हैं, तो ये उस पे ही सेंटर्ड है कि उसका जो फिजिकली, मेंटली और सोशली डेवलपमेंट हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। तो उसकी जो लर्निंग हो रही है इन तीनों क्षेत्रों को, इन तीनों एस्पेक्ट नापना होता है, उसकी गतिविधि को, इसकी प्रोग्रेस को, इसकी एक्टिविटीज को जानना है। क्लियर है? फिर हम बताते हैं कि मूल्यांकन प्रक्रिया को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा बनाया गया। यानी मूल्यांकन जो है हमारे, अगर हम किसी चीज को इवेल्युएट नहीं करें, मूल्यांकन नहीं करें, तो हमें इसको पता नहीं चलेगा कि इसकी प्रोग्रेस क्या है। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा बच्चा कितना अच्छा कर सकता है, कितना अच्छा किया और किसने खराब किया, ये इसके बेसिस पे ही पता चलता है। एक निष्पक्ष निर्णय और लेने के लिए शिक्षार्थी के विकास, सीखने की प्रक्रिया और सीखने की गति और सीखने के माहौल के लिए समय निर्माण लेने के लिए होता है। ये जो प्रक्रिया होती है ये किसी से इफेक्टेड नहीं होती है, ये बायस नहीं होती है, इस बच्चे के हर एक क्षेत्र को नापते हुए चलता है। इसमें उनके पेरेंट्स को भी बताया जाता है कि आपके बच्चे की ग्रोथ क्या, उसके आधार पर वो निर्णय लेते हैं कि बच्चे को किस क्षेत्र में जाना है, क्या पढ़ाना है, क्या करना है। तो यानी जो ये निर्णय होता है बिल्कुल निष्पक्ष होता है। स्व मूल्यांकन के लिए शिक्षार्थी को गुंजाइश प्रदान करना, बच्चों को ऐसा माहौल देना, ऐसा करना कि वो सेल्फ असेसमेंट कर सके कि जो उसने गोल लेकर चला है वो कहाँ तक उसने पूरा किया है और कहाँ तक नहीं पूरा हुआ है। ठीक है, तो उसमें सेल्फ असेसमेंट के लिए दिया जाता है। पता लगाने और सुधार के माध्यम से छात्रों की उपलब्धि में सुधार के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया उपयोग कर के लिए हमारा टेस्ट जो भी होता है ये किस लिए होता है? यही इसीलिए होता है कि बच्चे की जो प्रगति है उसकी प्रगति को जानना कि वो हमारा जो एक गोल था वो कहाँ तक ने प्राप्त किया है और इसमें वो नहीं प्राप्त कर पाया है तो इसकी कमियां क्या है, उन कमियों को सुधारा जाता है। सुधारने के बाद फिर से उनको दूसरी चीजें मॉडिफाई करके फिर से नए स्किल्स के साथ एजुकेशन दिया जाता है और फिर हमारी मूल्यांकन की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। यानी जो मूल्यांकन है एक बच्चे के लर्नर ने कितना लर्निंग किया और किस तरह से लर्निंग करना चाहिए और कितना वो कर सकता है, इन सब चीजों का मूल्यांकन करता है। ठीक है, इसका जो एनसीईआरटी की पुस्तक में दिया गया कि मूल्यांकन की मुख्यतः 3 क्रिया के शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा तक हुई। यानी जो लर्नर, जो टीचर है उसको जो अपना गोल, अपना टारगेट लेकर चला कि मुझे बच्चे को 8th क्लास का अगर शिक्षा इस सब्जेक्ट में इतनी देनी है तो उसने उस टारगेट कहाँ तक पूरा किया। उद्देश्य स्पष्ट करने की विधि कितनी प्रभावी, यानी जिस मेथड से हमने, जो हमारा उद्देश्य कि हमको इस सब्जेक्ट में बच्चे को इतना पढ़ा देना है, उसके लिए हमें वो मेथड जो अप्लाई किया वो कितना प्रभावी हुआ। ये किसके द्वारा होगा? जब हम उसका असेसमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि हमने जो जिस विधि से बच्चे को पढ़ाया वो कितना सक्सेस है। अधिगम अनुभव कितने प्रभावी रहे, यानी कि जो लर्नर है वो कितना उस सिचुएशन में सीख रहा है, वो जो टीचर उसको सिखा रहा है वो उसके लिए कितना प्रभावी हो रहा है, वो किस हद तक सीख पा रहा है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक मेरी बात? तो ये है हमारा पूरा कि एनसीईआरटी के बुक में ये 3 चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आपके सीटेट में ये 3 ऑप्शन दे देगा या आपको एक अलग छांटने के लिए कहेगा तो एक एक लाइंस को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इन्हीं लाइंस में से ये क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपसे कभी कोई एक क्वेश्चन नहीं पूछ देगा कि आप उस पर टिक लगा के चले आओगे, इसलिए आपको हर एक पॉइंट को समझना और देखना बहुत जरूरी है कि आपको बात कही क्या जा रही है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कभी भी किसी परीक्षा में किसी भी प्रश्न पर अटकेंगे नहीं। तो ये मेरी गारंटी है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कभी भी किसी भी प्रश्न में डाउट आपको नहीं होगा। और आपका आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिए।
कि आज का आपको पूरा समझ में आ गया कि असेसमेंट और इवोल्यूशन यानी कि आकलन और मूल्यांकन क्या है, इसके प्रकार क्या है, ये सबों को हमने आज डिटेल में पढ़ा है, डिटेल में समझा है। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम ना हुआ तो एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए। आप लोग के मैसेजेस थोड़े देर में मुझे मिलते हैं, तो एक बार आप कंफर्म कर देंगे तो मेरा भी फीडबैक मिल जाएगा और आपका भी फीडबैक मिल जाएगा मुझे कि आपको टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। जो भी मेन टॉपिक्स थे मैंने सारे वो टॉपिक्स उठाए हैं जो आपके क्वेश्चन से पूछे गए हैं, और सब चीज एक एक पॉइंट को लेके हर चीज बताया है, दिया है। ओके, थैंक यू। चलिए फिर करते हैं। हमारे क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप इस पे जा सकते हैं, ठीक है। यूजीसी नेट के लिए है, फ्री क्लासेस चल रही हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। और नोट्स के लिए आप क्या करेंगे, आप इस नंबर पे कनेक्ट करिए, जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नोट्स आपको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे आपको मिलेंगे। और जो हमारे नोट्स हैं ये आपको 25 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे मिलने, तो जल्दी जल्दी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और नंबर के लिए करिए। थैंक यू प्रतीक्षा जी। यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट नहीं हुआ तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल एक नई टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक हम और आप अलविदा लेते हैं। तो टेक केयर एंड continue your preparation. Okay, so best of